हे गाइस, दिस इज शिवम शाह। सो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, एज इन हाउ टू डील विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री होता है जो हर बार हम लोग सिलेबस के एंड में जाके पढ़ते हैं। मतलब क्लास 10 में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होता है, हम लोग एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर जब सिलेबस खत्म होने पे आता है, शायद सेकंड लास्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर है, तब जाके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहली बार पढ़ते हैं। एंड सेकेंडली, अगर 11th में इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भी अराउंड द लास्ट चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हड़बड़ी में पढ़ते हैं, बहुत रश से अपना सिलेबस खत्म होने को आता है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि बैकलॉग भी रहता है और भी चैप्टर्स खत्म होने पे होता है, एग्जाम सामने होते हैं। सो लास्ट के चैप्टर्स हड़बड़ी में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट में दिया जाता है एंड हड़बड़ी में कंप्लीट किया जाता है। बट एक्चुअली बताने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड ये केमिस्ट्री का बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, ये मैथ्स की तरह है। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर मार्क्स नहीं आएगा, तो फिर तुम्हारा मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो जैसे मैथ्स में हम लोग हर एक फॉर्मूला अगर सिर्फ रट के चले जाए तो एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, अगर तुम कोई एक रिएक्शन रट लो, सिर्फ मगअप कर लो, और एग्जामिनेशन में वही रिएक्शन के साथ कोई दूसरा रिएक्टेंट दे दे, तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट हर एक रिएक्शन प्रैक्टिस करके जाओ, मैथ्स की तरह लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाओ, तब जाके लाइक यू विल गेट योर एफिशिएंसी इन अ प्रॉपर ट्रैक। अब हर एक सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब इंट्रोड्यूस होता है, वो स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर से, फिर आते हैं आइसोमेरिज्म में, फिर आते हैं रिएक्शंस में। तो चलो शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर से। अब नोमेनक्लेचर में इट्स लाइक अ नामकरण। हम लोग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करेंगे थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनका नाम क्या है, वो हाउ डू यू डिनोट देम, उनको किस नाम से पुकारेंगे, वो चीज हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं। एंड नोमेनक्लेचर में है कुछ 30-40 डिफरेंट रूल्स हैं, और वहां पे 10 बेसिक रूल्स होते हैं अराउंड। अब ये इतने सारे रूल्स अगर तुम एक ही दिन में अगर पढ़ लो तो कुछ भी याद नहीं होने वाला है। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। मैं 10 में इंट्रोड्यूस हुआ था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एंड तब मैंने कैसे पढ़ा था, एंड मेरा कितना प्रोडक्टिविटी हुआ था, मेरा कितना एफिशिएंसी बढ़ गया था उससे। अराउंड 10 to 15 डेज हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर तुम करते हो, क्योंकि दिस नोमेनक्लेचर इज अ न्यू थिंग फॉर एवरीवन। हर इंसान के लिए ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया चीज है, एंड वो गलती तो करेगा ही। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि तुम गलती रेक्टिफाई कब करते हो। अगर सपोज तुमने आज प्रैक्टिस किया, मतलब सारा 40 या 50 जितना भी रूल्स है नोमेनक्लेचर का, तुमने एक ही दिन में सारा प्रैक्टिस कर लिया, एंड फिर रिवाइज करने बैठे, अपने मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने बैठे 1 महीने बाद, तो तुमको क्वेश्चन ही याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तब तक 1 महीने बाद तक तुम पूरा ब्लैंक हो चुके होगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट जब तुम नोमेनक्लेचर पहली बार पढ़ रहे हो, तुम एवरी 2 डेज में अपना पिछले दिन का गलती रिवाइज करो, रेक्टिफाई करो, एंड याद रखो, ताकि वो गलती वापस दोबारा दोहराए नहीं। एंड एक दिन में ज्यादा मत करना, 5 से 6 डिफरेंट टाइप सॉल्व करो, एंड दैट विल बी ऑल। 5 से 6 डिफरेंट सॉल्व करने में ज्यादा मिनट नहीं लगते, अराउंड 10 to 15 मिनट्स इनिशियली लगते हैं, बाद की तरफ ये नोमेनक्लेचर भी इजी लगने लग जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, एंड देन कम्स आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एंड जितना भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं आइसोमेरिज्म के, यू शुड बी कवरिंग ऑल ऑफ देम, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ देम। क्योंकि आइसोमेरिज्म में अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास सारा इंफॉर्मेशन है, सारा नॉलेज है, सारा डेफिनेशंस है, तुमको सारा एग्जाम्पल्स भी याद हो चुका है सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के, बट फिर भी तुम्हारा गलती करने का चांस रहता है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर एक भी नया सवाल आ जाता है, एक भी सवाल ऐसा आ जाता है जो तुम्हारे नॉलेज में नहीं है, जो तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तुम उसमें गलती करने का तुम्हारा चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई टेल यू व्हाई। इसमें यह होता है कि तुम जैसे ही अटेम्प्ट करने जाते हो, क्योंकि तुम तो अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि कंसेप्ट आइसोमेरिज्म का है तुम्हारे पास, एंड वो क्वेश्चन तुमको अपनी तरफ खींचेगा, एंड तुम जैसे ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, तुम एक सिली मिस्टेक कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स में तुम एक कम काउंट करोगे, मे बी तुमसे मिस हो गया, मे बी तुमको पता नहीं था,
तो ऐसे करके ये जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ये मिस इंटरप्रेट हो सकता है, एंड इससे काफी ज्यादा देखा जाता है कि सिली मिस्टेक्स करते हैं लोग। मैं जिस क्लास में पढ़ता था मैंने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा था। बट मेरे जो पियर्स थे, मेरे जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक कवर किया था एंड क्वेश्चन सॉल्व उतना नहीं हो पाया था उन लोगों से। सो इनिशियली उन लोग ने भी काफी सारा गलती किया था एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसोमेरिज्म में सारा क्वेश्चन, सारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर में सॉल्व करो ना, तो फिर ऐसा हालत नहीं हो कि वो क्वेश्चन नया हो, एंड अगर क्वेश्चन नया होता है तो तुम्हारा मतलब 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा वो क्वेश्चन सिर्फ समझने में। सो दिस वाज अबाउट आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के बाद इंसान आता है नॉर्मल रिएक्शंस पे। तो पहले बात करते हैं 10 तक क्या जरूरी था। 10 तक हम लोगों को एक रिएक्शन मैकेनिकली बस समझना था कि वो रिएक्शन में हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मीथेन में O2 डालो, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करने का कोशिश करो कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेल्सियस में, तो वो मिथेनॉल बन जाता है। तो हम लोग क्या देखें, एक एल्केन को हम लोग उसके अल्कोहल फॉर्म में लेके चले गए, अल्कोनॉल बना दिए। तो इसका मतलब ये भी होता है इथेन को अगर तुम कॉपर ट्यूब इन 300 डिग्री सेल्सियस देते हो तो वो इथेनॉल बन जाता है। तो हम लोग मैकेनिकली ये समझ गए कि एल्केन से अल्कोनॉल फॉर्म होता है इन कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। सो ये बात हम लोग मैकेनिकली समझ गए। क्या इसका मैकेनिज्म जरूरत है? नहीं जरूरत है, मतलब ये सिलेबस में भी नहीं था तो जरूरत भी नहीं है। बट जैसे ही हम लोग 11 में आते हैं तो काफी सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म जरूरी होते हैं। 10 तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे कि CH4 में Cl2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर वो CH3Cl फॉर्म हो जाता है। अब इसमें एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है और CH3Cl फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली अगर ईथेन में अगर तुम एक Cl2 डालो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर वो C2H5Cl फॉर्म करता है। बट इसमें हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जा रहा है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। दैट इज ऑल वी न्यू टिल क्लास 10। बट 11 में इसका पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म है। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन में पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड होता है एंड ये सिलेबस में है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। ऐसे 10 से 20 और भी मैकेनिज्म्स होंगे, बट क्या ये मैकेनिज्म हम लोग को रटने पड़ेंगे क्लास 11-12 में? नहीं, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ाई करना है, और जितना पढ़ाई करना है ना उतना एकदम स्मार्टली करना है। तो इसके लिए, इसके स्मार्ट स्टडी के लिए यू शुड बी थरो विद GOC। Now what is GOC? GOC is जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हर बच्चा नॉर्मली नेग्लेक्ट करता है क्योंकि ये 11 के लास्ट में पढ़ाया जाता है एंड सभी नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि 11 के एकेडमिक ईयर के अंत में पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली एक रश में पढ़ाया जाता है क्योंकि सिलेबस खत्म करना होता है पूरे 11 का। सो GOC में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अनकवर्ड रह जाते हैं, अगर कवर नहीं किए हो ना बहुत बारीकी से कवर करना। एक होता है कार्बो एटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ये सारे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ और भी 2 स्पीशीज है जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कार्बीन्स, फिर होता है नाइट्रीन्स। ये बाद में जाके मैकेनिज्म्स में बहुत ज्यादा हेल्प देता है। ये सारे स्टेबिलिटी को छोड़ के इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनके बारे में डिफरेंस, ये कितना ज्यादा रेट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब के ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं GOC में। तो मैंने जितने भी अभी टॉपिक्स बोले ये सब अगर GOC में तुम्हारा कवर्ड है तो फिर लेटर इन क्लास 12 जब तुम इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ोगे, इतना सारा डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट रिएक्शंस के साथ डील करना पड़े, तब तुम्हारा मैकेनिज्म तुमको रटना नहीं पड़ेगा, तुमको एक जनरल आइडिया के साथ तुम चल पाओगे। एकदम मैकेनिज्म पूरा रटना नहीं पड़ेगा, हर एक स्टेप रटना नहीं पड़ेगा। बट वो जो GOC के कंसेप्ट्स है उन्हीं कंसेप्ट्स के द्वारा तुम ये सारे मैकेनिज्म्स याद रख पाओगे एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। एटलीस्ट मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट किया था। सो दिस इज ऑल, ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक नया सीरीज शुरू किया था, तो उसमें मैंने एक अभी तक रिएक्शन कवर किया, दैट्स फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा यहाँ पे आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। सो यू कैन चेक आउट दैट। उसमें मैंने पूरा कंसेप्ट भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, JEE के लिए, KVPY के लिए। सो जितने भी एग्जाम्स है अभी, तो उन सारे रिएक्शंस, मतलब उन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, तो आराम से जाके देख लो। सो दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।